हेलो फ्रेंड्स, मैथ समरसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो उसी क्रम में मैं आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन लेकर के आया हूं और ये है लेक्चर नंबर 1। तो इस चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को समझने के बाद में एक्चुअल में मैथ्स क्या है ये आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे और डेली लाइफ में भी रिलेशंस होते हैं, डेली लाइफ में भी संबंध होते हैं। जैसे पिता पुत्र का संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है, भाई भाई का होता है, बहन बहन का संबंध होता है। तो इस तरह से रिलेशन जो होते हैं डेली लाइफ में भी देखे जाते हैं। लेकिन मैथ्स में भी कुछ तरह के रिलेशंस हैं, उनके टाइप्स हैं। तो ये रिलेशन क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, दो नंबर्स के बीच में आप जानते हैं कोई नंबर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो इस तरह से रिलेशंस होते हैं, लेकिन इसके कुछ टाइप्स हैं। तो मैथ्स के रिलेशंस क्या हैं, और ये भी जानिए कि रिलेशंस होने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का होना, दो व्यक्ति का होना या दो वस्तु का होना ज़रूरी है। तो मैथ्स में किस तरह की दो वस्तुएं होती हैं जिसके बीच में रिलेशन होता है, ये सब समझने के लिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है इसको आप समझिए। इसका डेफिनेशन ये है कि द पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नंबर्स हैविंग सम डेफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। मीन्स यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स में डेफिनिट ऑर्डर होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए, उसी को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं या क्रमित युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। मीन्स जैसे अगर हम बात कोऑर्डिनेट की करें यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया है x, y। तो x, y जो है एक ऑर्डर पेयर है, क्योंकि x, y में हम जानते हैं कि अगर कोऑर्डिनेट कोई है, एग्जांपल देखिए कोऑर्डिनेट 3, 2 लिखा हुआ है, तो ये 2, 3 के इक्वल नहीं हो सकता, ये इसके इक्वल नहीं होता। मीन्स 3, 2 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 2, 3 किसी दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों जो है चीज़ इक्वल नहीं है। तो मीन्स यहाँ पर एक डेफिनिट ऑर्डर है। 3, 2 एक अलग चीज़ है, 2, 3 दूसरी चीज़ है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए 3, 2 मीन्स x, y एक ऑर्डर पेयर है। दूसरा एग्जांपल आप समझिए कि जैसे मान लीजिए शूज एंड सॉक्स आप पहनते हैं। तो यहाँ पर पहले सॉक्स को पहनना है, पहले हम सॉक्स पहनेंगे, उसके बाद में शूज़ पहनेंगे। तो इसमें भी एक ऑर्डर है। अगर यहाँ पर बात पहनने की करें तो सबसे पहले हम सॉक्स पहनेंगे, उसके बाद में शूज़ पहनेंगे, हम इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक ऑर्डर पेयर होता है। इस तरह की दो चीज़ें जिसमें कोई डेफिनेट ऑर्डर हो उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। सेट के लैंग्वेज में देखिए, अगर 3, 2 एक सेट है और अगर 2, 3 दूसरा सेट है, तो ये दोनों सेट थ्योरी के लैंग्वेज में सेट्स में तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ है ये ऑर्डर पेयर नहीं है। यहाँ पर 3, 2 या 2, 3 ये ऑर्डर पेयर नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। आप इसके ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ये ऑर्डर पेयर नहीं है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट है 3, 2, 2, 3 तो यह एक ऑर्डर पेयर है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनके लिखने में कोई क्रम होता है उसी को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो रिलेशन समझने के लिए एक डेफिनेशन और समझिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार रिवाइज कर देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यहाँ पर ए और बी दो सेट्स हैं जो नॉन एम्प्टी हैं। मीन्स यहाँ पर कुछ एलिमेंट इसमें ए बी में ज़रूर हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ दोज ऑर्डर पेयर्स हुज फर्स्ट एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सेकंड एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ बी। मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है दैट इज, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है ये ऑर्डर पेयर का सेट होता है। मीन्स ए, बी टाइप के जितने ऑर्डर पेयर्स बनते हैं इनका सेट होता है। और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, एंड ये जो सेकंड एलिमेंट है सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये ऑर्डर पेयर, ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो होता है ऑर्डर पेयर का सेट होता है। ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट होता है जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए में होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी में होना चाहिए। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू x, y। यहाँ पर दो एलिमेंट हमने इस सेट में ले लिया है।
और बी सेट जो है इसमें हम 3 एलिमेंट 1 2 3 लेट कर लेते हैं। तो अब जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। मींस फर्स्ट एलिमेंट जो सेट ए का होगा x, तो यहाँ पर x के साथ में इस 1 को लिखेंगे, फिर x के साथ में इस 2 को लिखेंगे, फिर x के साथ में इस 3 को लिखेंगे, फिर y के साथ में 1 को लिखेंगे, y के साथ में 2 को लिखेंगे और y के साथ में 3 को लिखेंगे। तो इस तरह से ये ऑर्डर पेयर हमारा बन जाता है। मींस यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो इस सेट का होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो इस सेट का होना चाहिए। अब यहाँ पर ये भी क्लियर है कि अगर हम b क्रॉस a निकालेंगे तो b का एलिमेंट पहले होगा और a का एलिमेंट बाद में होगा। तो जितना ये ऑर्डर पेयर है सब उल्टा हो जाएगा। 1 कामा x हो जाएगा, 2 कामा x हो जाएगा, 3 कामा x हो जाएगा, इसी तरह 1 कामा y हो जाएगा, 2 कामा y हो जाएगा, 3 कामा y हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो याद रखिए कि a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर a क्रॉस b में a का एलिमेंट पहले होगा, b का बाद में होगा, और b क्रॉस a में पहले b का एलिमेंट होगा फिर a का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम a क्रॉस a अगर निकालना चाहें a क्रॉस a, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हमारे पास x कामा y है, 2 एलिमेंट यहाँ पर हैं, और a में फिर x कामा y 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम a क्रॉस a ही मान लीजिए निकालना चाहें तो इस x को उठाएंगे इसके साथ लिखेंगे, x कामा x होगा, और इस x को उठाएंगे इसके साथ लिखेंगे तो x कामा y हो जाएगा। फिर इस y को उठाएंगे इसके साथ लिखेंगे, y कामा x हो जाएगा, और फिर इस y को उठाएंगे इसके साथ में लिखेंगे तो y कामा y हो जाएगा। तो इस तरह से a क्रॉस a जो होता है, a क्रॉस a ये हमारा इस तरह का ऑर्डर पेयर का सेट हो जाता है। अब अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमको निकालना है a क्रॉस b में, यहाँ पर एक नोटेड पॉइंट है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हमको निकालना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, तो इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। मीन्स अगर हम A क्रॉस B का कार्डिनल नंबर निकालें कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, n ऑफ A क्रॉस B, तो इज इक्वल टू हो जाएगा NA इंटू एन बी। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए क्रॉस बी में अगर हमको एलिमेंट्स निकालना है तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स यहाँ पर देखिए सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 2 3 जा 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। देखिए ए क्रॉस बी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है, ये हमने समझ लिया कि ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर का सेट होता है। तो स्टूडेंट्स अब आइए देखते हैं रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो रिलेशन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो जो होता है ए क्रॉस बी का रिलेशन आर जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। मीन्स यहाँ पर आर इज अ रिलेशन इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई आर सबसेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जो होता है वो एक रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 1 2 3 ले लेते हैं। तो जब हम ए क्रॉस बी बनाएंगे तो इस तरह से हमको ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर। और डिफिनेशन ये कहता है कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जो होता है ए से बी में एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, ये 2 टू पावर n फार्मूला होता है, तो 2 टू पावर 9 सबसेट्स बन जाएंगे और 9 हो जाएंगे और ये 512 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 512 रिलेशन
ए से बी में इन एलिमेंट से बनेंगे। अब वो कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको आप समझ लीजिए। इसको समझने के बाद मैथ्स आपको ईजी लगेगा। तो यहाँ पर हम इस A क्रॉस B का एक सबसेट लेते हैं, मीन्स R इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पर 1,1 ले लिया, 4,2 ले लिया और 9,3 ले लिया। यहाँ पर इसमें 512 जो है सबसेट्स बनेंगे, तो 512 रिलेशन होंगे। उसमें से एक रिलेशन R हमने ये ले लिया है। तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि जो ये 1,1 है, 4,2 है, 9,3 है, यहाँ पर हमको इन दो एलिमेंट में एक रिलेशन दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। देखिए 1,1 का स्क्वायर, 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर इस R का मीनिंग हो जाएगा, इस रिलेशन R का मीनिंग हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। मीन्स यहाँ पर अगर कोई जो ऑर्डर पेयर है x, y अगर इस रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x, y बिलोंग्स टू R लिखते हैं, या फिर x R y लिखते हैं। x R y मीन्स x इज रिलेटेड टू y बाय द रिलेशन दिस इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय x इज इक्वल टू y स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। यहाँ पर इस रिलेशन का मीनिंग हुआ। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि x, y बिलोंग्स टू R का मीनिंग हुआ दिस इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई x और y, दोनों का एक ही मीनिंग है। और यहाँ पर y को x का इमेज भी कहते हैं, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। तो इसका मीनिंग ये हुआ x और y है, तो y को हम x का इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट से जो है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। इस तरह से इसमें 512 रिलेशंस बनेंगे। किस तरह के बनते हैं वो आगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर इस रिलेशन का हम पिक्टोरियल डायग्राम देखें तो इसको हम पिक्टोरियल डायग्राम से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोरियल डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम ये है कि सेट ये है और सेट बी ये है। तो यहाँ पर सेट ए में हमने जो है एलिमेंट लिया है 149 एलिमेंट लिया और इसमें 1 2 3 एलिमेंट लिया। तो जो हमने रिलेशन यहाँ पर लिया है 1 का रिलेशन 1 से है, तो 1 को 1 से ज्वाइन करेंगे, 4 को 2 से ज्वाइन करेंगे और 9 को 3 से ज्वाइन करेंगे। तो इसको कहते हैं R सच दैट फ्रॉम A टू B, मीन्स R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। तो ये रिलेशन का जो है पिक्टोरियल डायग्राम है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि अगर इस सेट ए में m एलिमेंट हैं, Na इज इक्वल टू m है, और सेट बी में मान लीजिए n एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 टू पावर mn हो जाता है, क्योंकि A क्रॉस B में mn एलिमेंट्स हो जाएंगे और नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वही नंबर ऑफ रिलेशंस होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस 2 टू पावर mn हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस 2 टू पावर 3 3 जा 9 आ गया, यानी 512 रिलेशंस यहाँ से आ गया। तो ये पिक्टोरियल डायग्राम है। और यहाँ पर 4 2 से रिलेटेड है, तो 2 को हम कहते हैं 4 का इमेज, मीन्स यहाँ 1 इस 1 का इमेज है, 2 4 का इमेज है, 3 9 का इमेज है, मीन्स x और y है, तो y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। तो आइए अब हम देखते हैं रिलेशन का डोमेन क्या होता है। डोमेन ऑफ रिलेशन R, तो इसका डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन R इज कॉल्ड डोमेन। मीन्स अगर यहाँ पर ये कोई एग्जांपल है, रिलेशन कोई R है जिसमें ये एलिमेंट्स ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं,
तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है 149, मीन्स जो भी ऑर्डर पेयर आर में होंगे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो डोम आर इज इक्वल टू हो जाएगा इस एग्जाम्पल में 149 और यहाँ पर डोम आर जो होता है, डोम आर मीन्स डोमेन आर, ये जो है सेट ए का सबसेट होता है, इस सेट ए का सबसेट होता है। मीन्स डोमेन या तो इस सेट ए के इक्वल होगा या फिर इसका सबसेट होगा। और रेंज आर क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर इज कॉल्ड रेंज। मीन्स जो रेंज आर होता है, रेंज आर वो जो आपका रिलेशन है उस जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट मीन्स 1, 2, 3 1, 2, 3 ये जो होता है ये रेंज होता है। ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। तो यहाँ पर जो रेंज आर होता है, रेंज आर वो सबसेट होता है सेट बी का। इस सेट बी का सबसेट होगा, बी के इक्वल भी हो सकता है या फिर सेट बी का सबसेट होगा। और नोटेड पॉइंट ये है कि अगर कोई रिलेशन आर है, अगर कोई रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी है, ये कोई रिलेशन है, तो यहाँ पर जो पूरा सेट बी है इस सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। तो इस सेट बी को कोडोमेन कहा जाता है। अगर ए बी सेट दिया है, रिलेशन आर दिया है, तो बी को कोडोमेन कहेंगे और डोमेन और रेंज यहाँ से हमको मिल जाएगा। देखिए बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसकी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। जब आप रिलेशन समझेंगे तभी आप फंक्शन समझ पाएंगे और तभी मैथ्स के अदर चैप्टर्स को आप बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा डेफिनेशन और देखते हैं, उसके बाद में हम एक्सरसाइज बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन ऑन सेट ए क्या है, या इसी को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, मीन्स ए यहाँ पर कोई सेट है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मीन्स ए क्रॉस ए। सेट हमारा एक सिंगल रहेगा और उसी से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए बनाएंगे और उस ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा वही रिलेशन होता है रिलेशन ऑन ए, या उसी को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और बाइनरी रिलेशन का ही यूज जो है आगे इस रिलेशंस में होगा। तो अब आइए देख लेते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, तो मान लीजिए आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी एक रिलेशन है जहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट ए का होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है। तो अगर आर रिलेशन है तो आर इनवर्स, जो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन होता है उसको हम आर इनवर्स से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो होता है ये डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है, तो ये भी रिवर्स कर जाता है, फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा। और यहाँ पर आर इनवर्स ये ऑर्डर्ड पेयर भी रिवर्स कर जाएगा, बी कामा ए हो जाएगा, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी हो जाएगा एंड ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर नोटेड पॉइंट ये है कि डोमेन आर जो होता है रेंज आर इनवर्स के बराबर होता है और जो रेंज आर होता है वो डोमेन आर इनवर्स के बराबर होता है। मीन्स इस रिलेशन का जो डोमेन है इसके रेंज के बराबर होगा और इस रिलेशन का जो रेंज है इसके डोमेन के बराबर होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है। आगे आप इनवर्स फंक्शन इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। आप बोर मत होइए, बस अभी रिलेशन आपके समझ में आने लगेगा। 2-3 डेफिनेशन जो आपने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको समझ लीजिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अभी देखिए यहीं से रिलेशन इंटरेस्टिंग हो जाएगा और यहाँ से आपको मज़ा आने लगेगा। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखिए पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, या फिर इसी को वाइड रिलेशन कहते हैं, मीन्स रिक्त संबंध। तो इसको डिफाइन करते हैं यार रिलेशन आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए। याद रखिए ऑन सेट ए का मीनिंग हुआ कि रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम ए टू ए, मीन्स आर एक रिलेशन है जो कि फ्रॉम ए टू ए है। मीन्स यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस ए होगा और इस ए क्रॉस ए का कोई सबसेट आर होगा, क्योंकि ये बाइनरी रिलेशन होता है। ऑन सेट ए मीन्स बाइनरी रिलेशन, और यही जो है आपकी बुक में आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो ये आपको समझ लेना है। तो a relation R on set A is
said to be empty relation if no element of A is related to any element of A। मीन्स यहाँ पर दो सेट जो लिए गए हैं, ये भी A सेट है और ये भी A सेट है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कुछ एलिमेंट इसमें भी होगा, मान लेते हैं X एलिमेंट इसमें है और इसमें Y एलिमेंट है। Y क्या होगा, यहाँ पर भी X ही एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर X एलिमेंट है तो इसमें भी X एलिमेंट ही होगा। मीन्स जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं उतने ही सारे एलिमेंट यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ से इसका कोई रिलेशन इससे नहीं होगा। तो जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो आप जानते हैं कि जो फाई होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, फाई जो है एक रास ए का सबसेट है, क्योंकि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है तो एक रास ए का भी सबसेट होगा। तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं है। इस आर, इसको हम आर कहते हैं, रिलेशन आर इज इक्वल टू फाई। तो फाई एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मीन्स ए का कोई भी एलिमेंट ए से रिलेटेड नहीं है, तो हम फाई को ही एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। मीन्स आप यहाँ पर खड़े हैं, रोड पर कोई आदमी जा रहा है तो आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स किसी के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है, तो उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो अब देखिए दूसरा रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध। A relation R on a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। मीन्स ये रिलेशन R जो है ऑन सेट A है, तो मीन्स यहाँ पर रिलेशन R फ्रॉम A टू A होता है, मीन्स A क्रॉस A का सबसेट होता है। अब यहाँ पर जो दोनों सेट हैं A एंड A, इसमें जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं रिलेटेड हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए, इसका रिलेशन यहाँ से, इसका यहाँ से है, हर एक एलिमेंट का रिलेशन यहाँ से। मीन्स यहाँ पर जितनी एलिमेंट हैं इसके सभी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हम पूरा ए क्रॉस ए ही ले लें। मीन्स ए क्रॉस ए जो होता है ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, और रिलेशन का डेफिनेशन ये है कि ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट जो है एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम ए क्रॉस ए पूरा ले लें तो ये भी एक रिलेशन होता है, और इसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जितने एलिमेंट ए के होंगे सब के सब ए से रिलेट होंगे, चाहे जिस रिलेशन में रिलेट हों तो ये रिलेट होंगे। मीन्स अगर हम डेली लाइफ में देखें तो ये जो विश्व बंधुत्व की भावना है कि ये हमारा पूरा संसार हमारा एक परिवार है, तो यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भावना की फीलिंग यहाँ पर है कि ए क्रॉस ए जो होता है यूनिवर्सल रिलेशन होता है। यहाँ पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात आ जाती है, तो यहाँ पर जो है ए क्रॉस ए यूनिवर्सल रिलेशन होता है। और जो एम्प्टी रिलेशन फाई है या फिर यूनिवर्सल रिलेशन पूरा होल सेट ए क्रॉस ए है, इन दोनों को ही हम ट्रिवियल रिलेशन या तुच्छ रिलेशन कहते हैं, तुच्छ संबंध कहते हैं। तो तीसरा रिलेशन देखिए आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। आ रिलेशन आई ए ऑन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मीन्स यहाँ पर अगर कोई रिलेशन है और यहाँ पर मान लेते हैं सेट ए है और सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, इस सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, क्योंकि बाइनरी रिलेशन है, रिलेशन ऑन सेट ए है तो ए होगा और बी भी ए ही होगा। तो यहाँ पर 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है। मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। यहाँ पर 1 का रिलेशन 1 से ही होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए। तो इस यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा कि आई ए जो होता है एक सेट होता है एक्स का सो दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए का एलिमेंट है और एक्स का एक्स से ही रिलेशन होना चाहिए, तभी हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर आई ए हो जाएगा, अगर हम इससे रिलेशन बनाएं आई ए का, तो 1 का रिलेशन 1 से है और 2 का रिलेशन 2 से है और 3 का रिलेशन 3 से है। ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक रिलेशन ऐसा बनाएं 1 1 और 2 2 कर दें इस केस के लिए, या फिर एक रिलेशन R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, एक दूसरा रिलेशन इस तरह से बनाएं 1 1 2 2
3 3 और 1 3। तो यहाँ पर देखिए 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन सेट 3 का एलिमेंट यहाँ पर 3 का रिलेशन 3 से नहीं है। तो ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, लेकिन 1 का 3 से रिलेशन है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिलेशन आ गया, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन तभी होगा जब एग्जैक्ट जितने एलिमेंट इसमें हैं उनका रिलेशन उसी एलिमेंट से होना चाहिए, ओनली लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब आगे के 3 रिलेशन बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और यही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको समझिए। रिलेशन नंबर 4, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? आ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। आइडेंटिटी रिलेशन में भी यही डेफिनेशन है, लेकिन वहाँ पर ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली लिखा हुआ है, और यहाँ पर ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ है। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये समझिए। मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन आर है, अगर हम कोई सेट ए ले लें और इसमें 3 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3, इसके पहले हमने लिया था, तो यहाँ पर जो रिलेशन आर हम बनाएंगे उसमें 1 का 1 से रिलेशन होगा और 2 का 2 से रिलेशन होगा, 3 का 3 से रिलेशन होगा। अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ तब तो ये समझ लीजिए कि आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ 1 का 3 से रिलेशन कर दूँ तो ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन R1 इस तरह से है 1, 2, 2, तो ये तो ना तो आइडेंटिटी रिलेशन है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। लेकिन ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R2 मैं यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन लिख देता हूँ। 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी है, और ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना आइडेंटिटी है। और ये जो है सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर रिलेशन इटसेल्फ ओनली लिखा हुआ, यहाँ पर रिलेशन इटसेल्फ होगा, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर हम इसका पिक्टोरियल डायग्राम बनाएं इस रिलेशन का, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है। 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से। अगर सिर्फ इतना है तो आइडेंटिटी होता है, लेकिन 1 का रिलेशन 3 से भी है, तो 1 का रिलेशन यहाँ पर 3 से है, तो अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करते हैं। तो 10 R इज रिफ्लेक्सिव इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई x, x बिलोंग्स टू R फॉर ईच x बिलोंग्स टू A। मीन्स रिफ्लेक्सिव के लिए यही ध्यान रखना है, R इज रिफ्लेक्सिव इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई x R x फॉर ईच x बिलोंग्स टू A। यही डेफिनेशन याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो लगेगा वो इसी डेफिनेशन से लगेगा। किसी भी रिलेशन R को हम रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे जब सेट A का एक एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट उसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। अगर कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो उसी को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसको थोड़ा सा और देखिए, एग्जांपल से समझिए। यहाँ पर मान लीजिए सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पर हमने ले लिया सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन का सेट ले लिया इन अ प्लेन। सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन मीन्स किसी प्लेन में बहुत सारे स्ट्रेट लाइन का सेट है। इस तरह से लाइंस तो कैसी भी हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन में कैसी भी लाइन हो सकती हैं। ये जो है स्ट्रेट लाइन का सेट है। अब हम यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर रिलेशन R का मीनिंग हम पैरेलल ले रहे हैं। यहाँ पर रिलेशन R का मीनिंग हो जाएगा पैरेलल। तो यहाँ पर हमने पैरेलल ले लिया। अब यहाँ पर हम कोई भी एक लाइन चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये लाइन L ले लिया, इस लाइन को हमने L ले लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो L लाइन है, L एक एलिमेंट है, तो क्या ये लाइन
अपने आप के पैरेलल है। तो हमको मालूम है कि कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है। तो यहाँ पर जो पैरेलल का रिलेशन है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस में पैरेलल का जो रिलेशन है ये एक जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है। तो किसी भी एलिमेंट का उसी से जो रिलेशन होता है उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य खुद से जो संबंध होता है वही रिफ्लेक्सिव होता है। मीन्स नंबर के केस में अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, सेट ऑफ n की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, तो जो इक्वल का रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि कोई भी नंबर खुद के इक्वल होती है, कोई भी नंबर खुद के इक्वल होती है। तो नेचुरल नंबर के केस में इक्वल का रिलेशन जो होता है वो भी रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन नेचुरल नंबर के केस में लेस दैन का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि 4 जो है 4 से लेस है, ये ट्रू नहीं है। तो लेस दैन का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, या ग्रेटर दैन का रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। तो कुछ ही रिलेशन होंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे, मीन्स खुद का खुद से रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, जिसको हम सेल्फ लव कहते हैं। खुद का जो है खुद से प्यार करना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल है। तो रिलेशन नंबर 5 देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सममित संबंध, आ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। IFF को इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सेट का 2 एलिमेंट लेते हैं और अगर ये इम्प्लाइज करता है एक्स आर वाई इम्प्लाइज वाई आर एक्स, मीनिंग ये हुआ कि एक्स का जो संबंध वाई से है अगर ये इम्प्लाइज करता है वही संबंध वाई का एक्स से है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है। और इस तरह से आप डेली लाइफ में भी आप देख सकते हैं कि एक्स फ्रेंड ऑफ वाई अगर है तो ये इम्प्लाइज करता है वाई फ्रेंड ऑफ एक्स। अगर 2 एलिमेंट है, 2 पर्सन्स हैं, तो एक्स और वाई 2 पर्सन्स हैं, तो फ्रेंड ऑफ का जो रिलेशन होता है, फ्रेंड ऑफ का रिलेशन वो सिमेट्रिक होता है, क्योंकि एक्स फ्रेंड ऑफ वाई है तो इम्प्लाइज करता है वाई इज़ फ्रेंड ऑफ एक्स। अगर एक्स वाई का मित्र है तो वाई भी एक्स का मित्र होगा। इसी तरह से अगर दोनों मेल है तो ब्रदर ऑफ का रिलेशन, दोनों फीमेल है तो सिस्टर ऑफ का रिलेशन भी सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव में हम सेट का एक एलिमेंट लेते हैं, सेट का एक एलिमेंट लेते हैं और अगर ये एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। और सेट का 2 एलिमेंट लेते हैं, अगर एक्स आर वाई इम्प्लाइज करता है वाई आर एक्स, मीन्स एक्स का जो रिलेशन वाई से है वही रिलेशन वाई का एक्स से है, तो सिमेट्रिक होता है। फ्रेंड ऑफ का रिलेशन सिमेट्रिक होता है, ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ का रिलेशन सिमेट्रिक होता है। इसी तरह से जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था, एग्जांपल सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन अगर हम ले लें, प्लेन में बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस हैं और यहाँ पर रिलेशन आर का मीनिंग यहाँ हम पैरेलल ले लें, तो हम देखेंगे कि अगर हम कोई 2 लाइन चूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए हमने ये L1 ले लिया और L2 ले लिया, 2 लाइन, तो 2 लाइन अगर ये L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो क्या ये इम्प्लाइज करता है L2 L1 के पैरेलल है? तो ये बिल्कुल इम्प्लाइज करता है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इम्प्लाइज करता है L2 L1 के पैरेलल है। तो इस तरह से सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो है पैरेलल का जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो अगर एक्स आर वाई इम्प्लाइज करता है वाई आर एक्स, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सो आप लोग बोर मत होइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए रिलेशन नंबर 6, ट्रांसिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। आ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांसिटिव इफ एंड ओनली इफ एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इम्प्लाइज एक्स आर जेड फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। मीन्स यहाँ पर सेट का 3 एलिमेंट लेते हैं और ये देखते हैं कि एक्स आर वाई मीन्स एक्स का वाई से रिलेशन जो है और वाई का जेड से वही रिलेशन, अगर ये दोनों रिलेशन मिल करके इस बात को इम्प्लाइज करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट यानी एक्स का जेड से वही रिलेशन है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो रिलेशन आर है वो ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर 3 पर्सन्स को अगर हम ले लें
और यहाँ पर ब्रदर ऑफ का रिलेशन ले लें, मीन्स राम ब्रदर ऑफ श्याम एंड श्याम ब्रदर ऑफ मोहन। मीन्स यहाँ पर राम श्याम का भाई है और श्याम मोहन का भाई है, तो ये दोनों मिल करके क्या इस बात को इम्प्लाइज कर रहे हैं कि राम जो है मोहन का भाई है? तो बिल्कुल इम्प्लाइज कर रहे हैं। यहाँ पर राम ब्रदर ऑफ मोहन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्रदर ऑफ का रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। मीन्स इसका ब्रदर ऑफ का संबंध यहाँ और यहाँ, ये दोनों मिल करके इम्प्लाइज करते हैं कि राम जो है इस ब्रदर ऑफ मोहन। लेकिन फ्रेंड ऑफ का रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? राम फ्रेंड ऑफ श्याम एंड श्याम फ्रेंड ऑफ मोहन। तो क्या ये हमेशा इम्प्लाइज करेगा राम फ्रेंड ऑफ मोहन? तो यहाँ देखिए राम जो है श्याम का फ्रेंड है, श्याम मोहन का फ्रेंड है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राम जो है मोहन का फ्रेंड हो। ये दोनों मिल करके इस बात को डायरेक्टली इम्प्लाइज नहीं करते हैं कि ये हमेशा ट्रू होगा। तो इसलिए फ्रेंड ऑफ का रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव नहीं होता है, ब्रदर ऑफ का रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। अब अगर हम बात स्ट्रेट लाइन की करें इन अ प्लेन, तो 3 लाइन लेते हैं, रिलेशन पैरेलल का लेते हैं और हम ये देखते हैं कि L1 पैरेलल L2 है एंड L2 पैरेलल L3 है। मीन्स हमने 3 लाइन को इस तरह से चूज़ किया है कि L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए L1 ये है, L2 के पैरेलल है और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है, तो ये L1 इस L3 के पैरेलल हो जाएगा। तो ये दोनों मिल करके इस बात को इम्प्लाइज कर रहे हैं कि L1 L3 के पैरेलल है। तो इस तरह से पैरेलल का जो रिलेशन होता है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन में, पैरेलल का जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हम 3 एलिमेंट लेंगे और देखेंगे x का y से रिलेशन और y का z से रिलेशन। अगर ये दोनों बात मिलकर इम्प्लाइज करते हैं कि x का z से वही रिलेशन है तो ये रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखिए रिलेशन नंबर 7 है इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके बोर्ड एग्जाम में यही रिलेशन प्रूव करने के लिए आता है। बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? आ रिलेशन आर on set A is called equivalence relation if and only if it is reflexive, symmetric and transitive। मीन्स अगर हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो हम प्रूव करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि x आर x फॉर ईच x बिलोंग्स टू A। रिफ्लेक्सिव के लिए इतना ही याद रखना है। सिमेट्रिक के लिए याद रखना है x आर y इम्प्लाइज y आर x फॉर ईच x कामा y बिलोंग्स टू A। और ट्रांजिटिव के लिए याद रखना है x आर y एंड y आर z। x आर y एंड y आर z ये दोनों मिलकर इम्प्लाइज करेंगे x आर z फॉर ईच x y z बिलोंग्स टू A। तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो जिस रिलेशन में तीनों रिलेशन होता है वही इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एग्जाम्पल में जैसे हमने सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन बताया था, तो वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसलिए पैरेलल का जो रिलेशन है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन में वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए ही एग्जाम में आता है। तो इसके लिए हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। रिफ्लेक्सिव x आर x, सिमेट्रिक x आर y इम्प्लाइज y आर x एंड ट्रांजिटिव x आर y एंड y आर z इम्प्लाइज x आर z। तो आप जो है अब अंतिम रिलेशन देखिए नंबर 8 एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित संबंध। आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ एक्स आर वाई एंड वाई आर एक्स। मीन्स एक्स का जो रिलेशन वाई से और वाई का वही रिलेशन एक्स से दोनों मिल करके इम्प्लाइज करते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग टू ए। तो इस रिलेशन आर को एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल ये अगर हम बात सेट ऑफ नेचुरल नंबर की करें और 2 नेचुरल नंबर हम कोई ले लें, कोई 2 नेचुरल नंबर ले लें
और यहाँ पर रिलेशन आर जो है डिवीज़न ले लें, तो अगर यहाँ पर ए डिवाइड्स बी, ये जो वर्टिकल लाइन है ये डिवाइड्स को डिनोट करता है, तो ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, तो इम्प्लाइज करेगा ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए अगर बी को डिवाइड करेगा और बी ए को डिवाइड करेगा तो ये तभी पॉसिबल है नेचुरल नंबर में जब दोनों इक्वल हों। तो इस तरह से नेचुरल नंबर के सेट में डिवीजन का जो रिलेशन होता है वो एंटी सिमेट्री रिलेशन होता है। इसी तरह से नोटेड पॉइंट ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन आई ए इज एंटी सिमेट्री रिलेशन, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में जितने एलिमेंट होते हैं सब सेल्फ से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पर जो है दोनों एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। अगर एक्स आर वाई एंड वाई आर एक्स देखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई हमेशा मिल जाएगा। दूसरा नोट यह है, इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंटी सिमेट्री रिलेशन दैट इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर करता है बट बी ए डजेंट बिलोंग टू आर करता है, तो इस केस में भी आर एंटी सिमेट्री रिलेशन होता है। मीन्स यहाँ पर एक्स आर वाई का मीनिंग, एक्स आर वाई का मीनिंग ये है कि एक्स जो है वाई से रिलेटेड है, इसका मतलब x कामा वाई इस रिलेशन R में बिलोंग करता है, इसका मीनिंग यही हुआ। एंड वाई आर एक्स का मतलब हुआ कि y कामा x जो होता है इस रिलेशन में बिलोंग करता है, और दोनों मिल करके इम्प्लाइज करते हैं x इज इक्वल टू वाई, तभी जो है ये एंटी सिमेट्री रिलेशन होता है। लेकिन अगर x कामा वाई बिलोंग करता है R में और जो है y कामा x आर में बिलोंग ही नहीं करता, तो जब ये आर में बिलोंग ही नहीं करता है तो x इज इक्वल टू वाई हम चेक ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करने के लिए दोनों बिलोंग करना चाहिए, तो एक अगर बिलोंग करता है एक नहीं करता है तब हम उसको एंटी सिमेट्री रिलेशन ही मानते हैं, क्योंकि तब यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई चेक करने की कोई बात नहीं उठती है, इसलिए उस केस में हमारा रिलेशन R जो है एंटी सिमेट्री रिलेशन होता है। तो ये डेफिनेशन से ही कंक्लूजन निकल रहा है। तो इस तरह से इस चैप्टर की जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट हो गया है, और ये थ्योरी पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरी पार्ट आप बार बार देखिए, उसके बाद में ये समझिए, एक बार ढंग से समझ लेंगे तो थ्योरी आपके माइंड में आ जाएगी, और अगर ये थ्योरी माइंड में आ गई तो इससे आप फंक्शन भी आसानी से समझ जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज इसी थ्योरी पर लगेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज बताएंगे।